नमस्ते मित्रों एवं विद्यार्थियों, लर्न एंड लाइट चैनल में आप सभी का स्वागत है। इंग्लिश सब्जेक्ट को सरल ढंग से समझने के लिए यदि आपने अभी तक लर्न एंड लाइट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ें। डियर स्टूडेंट्स, हमने इसके पहले वीडियो में वर्ब की परिभाषा अर्थात डिफिनीशन और वर्ब के प्रकार सीखे हैं। वर्ब की डिफिनीशन में हमने सीखा कि ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग, अर्थात क्रिया वह शब्द है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो क्रिया वह शब्द है जिससे हमें किसी कार्य का करना या होना पता चलता है। और विद्यार्थियों, हमने क्रिया के प्रकार भी सीखे। यहाँ पर देखें, स्क्रीन में लिखा है काइंड्स ऑफ वर्ब्स। क्रियाओं के प्रकार 4 होते हैं मुख्यतः। पहला प्रकार है ट्रांजिटिव वर्ब, जिसे हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा प्रकार है इनट्रांजिटिव वर्ब, जिसे हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं। तीसरा प्रकार है लिंकिंग वर्ब, जिसे हिंदी में संयोजक क्रिया कहते हैं। और चौथा प्रकार है ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, जिसे हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। यहाँ तक विद्यार्थियों हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। अब हम इस वीडियो में इन सभी प्रकारों की विशेषताएं समझने जा रहे हैं। तो आइए हम पहला प्रकार वर्ब का लेते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। तो देखें विद्यार्थियों, यहाँ पर लिखा है ट्रांजिटिव वर्ब, जिसे हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक का तात्पर्य होता है कर्म सहित। जो क्रिया कर्म के सहित होती है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम लें तो देखें, लिखा है ही कॉट ए बर्ड। हिंदी में देखें तो इसका अर्थ होगा उसने एक चिड़िया पकड़ा। तो देखें यहाँ पर उसने क्या किया। क्रिया को यदि एक शब्द में समझना चाहें तो इसका अर्थ होता है करना अथवा होना। तो उसने क्या किया, काट, पकड़ा। तो ये काट क्रिया हो गई। अब देखें यहाँ पर काट में हम प्रश्न करें, क्योंकि एक शब्द लिखा है क्या पकड़ा, तो उत्तर मिल गया बर्ड, चिड़िया को पकड़ा। उसने पकड़ा क्या, चिड़िया को। तो क्या अथवा किसको का प्रश्न जब हम क्रिया में करते हैं तो कर्म उत्तर में आता है। तो कर्म उत्तर में आ गया, अर्थात यहाँ पर इस वाक्य में कर्म है, इस काट क्रिया का कर्म है बर्ड, इसलिए ये क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब होगी। दूसरा वाक्य देखें, राम गेव हरि ए बुक। राम ने हरि को एक किताब दिया। यहाँ पर राम ने क्या किया, गेव, दिया, यह क्रिया है। और इस क्रिया के आगे प्रश्न, हम प्रश्नवाचक शब्द लगाएं, राम ने दिया क्या, एक किताब, ये कर्म है। अब किताब चूंकि निर्जीव है तो इसे निर्जीव कर्म को इंग्लिश में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और अब इस क्रिया में किसको लगाएं, राम ने दिया किसको, हरि को। ये हरि सजीव कर्म है। सजीव कर्म को इंग्लिश में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इस क्रिया का कर्म है, 2 कर्म है, तो ये क्रिया सकर्मक क्रिया अर्थात कर्म के सहित है, इसलिए इसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाएगा। अब हम देखें विद्यार्थियों, राधा रोट ए लेटर टू हर फादर। राधा ने अपने पिता को एक पत्र लिखा।
तो राधा ने क्या किया, रोट, लिखा, ये क्रिया हो गई। इसके आगे हम लगाएं क्या लिखा, तो उत्तर मिल गया लेटर, ए लेटर, एक पत्र लिखा। तो लेटर निर्जीव चीज है, इसलिए इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। कि अब इस क्रिया में प्रश्न लगाएं, प्रश्नवाचक शब्द किसको लगाएं, किसको लिखा, तो उत्तर मिल गया पिता को लिखा, अपने पिता को लिखा। तो पिता ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अर्थात सजीव कर्म हो गया। यहां पर देखें विद्यार्थियों, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, अर्थात जब निर्जीव कर्म के बाद सजीव कर्म लिखा जाता है, तो सजीव कर्म के पहले या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर कर्म है इस क्रिया का, तो इसलिए ये सकर्मक क्रिया रोट अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब होगी। अब एग्जाम्पल नंबर हम 4 देखें। आई कॉल्ड ए टैक्सी फॉर हिम, मैंने उसके लिए एक टैक्सी बुलाया। कॉल्ड क्रिया है, ये मुख्य क्रिया है। इसके आगे हम प्रश्नवाचक शब्द क्या लगाएं, क्या बुलाया, टैक्सी, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव कर्म है। और कॉल्ड के आगे हम प्रश्न लगाएं, प्रश्नवाचक शब्द लगाएं, किसको या किसके लिए, तो यहां पर उत्तर आ गया हिम, फॉर हिम, उसके लिए। तो देखें यहां पर भी टैक्सी माने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम लिखा गया है, इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले फॉर लगाया गया है। तो विद्यार्थियों एग्जाम्पल नंबर 2, 3 और 4, 3 एग्जाम्पल 2, 3 और 4 से ये पता चल जाता है कि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता है तो टू या फॉर अधिकतर नहीं लगाया जाता है, और जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 3 में और एग्जाम्पल नंबर 4 में है कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले फॉर अथवा टू का प्रयोग किया जाता है। तो अब एक प्रश्न ये है कि टू कब लगेगा और फॉर कब लगेगा। तो विद्यार्थियों कुछ क्रियाएं होती हैं जैसे ब्रिंग, बिल्ड, बाई, कॉल, कुक, अर्न। तो यदि वाक्य में इन क्रियाओं का प्रयोग है तो इनके बाद तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो देखें विद्यार्थियों यहाँ पर कॉल क्रिया का प्रयोग किया गया है, इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले फॉर प्रीपोजिशन लगाया गया है। अब हम विद्यार्थियों ये देखें कि ये कॉल कौन सी क्रिया है, तो कर्म के सहित है, इसलिए इसे सकर्मक क्रिया या ट्रांजिटिव वर्ब इंग्लिश में कहा जाएगा। अब हम दूसरा प्रकार देखते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसे भी अकर्मक का तात्पर्य है कर्म के बिना अर्थात कर्म रहित, या यूं कहा जाए जिस क्रिया के बाद कर्म नहीं होता है वो क्रिया अकर्मक क्रिया या इंग्लिश में इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। तो देखें यहाँ पर पहला वाक्य है उदाहरण, शी रैन, वह दौड़ी। अब दौड़ी से वाक्य समाप्त हो जाता है, कोई कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब, या यूं कहें रैन के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है तो रैन इनट्रांजिटिव वर्ब हो गई। दूसरा एग्जाम्पल देखें, ए डॉग बार्क्स। यहाँ पर बार्क से बाद एक कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंकता है, वाक्य समाप्त हो गया। इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या भौंकता है, कुछ नहीं, किसको भौंकता है, कुछ नहीं, तो एक कुत्ता भौंकता है, इतना ही वाक्य है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये बार्क्स क्रिया इनट्रांजिटिव वर्ब होगी। तीसरा एग्जाम्पल देखें, द बेबी स्लीप्स, बच्चा सोता है, वाक्य समाप्त हो गया। क्या सोता है या किसको सोता है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो स्लीप्स क्रिया इनट्रांजिटिव वर्ब होगी। चौथा एग्जाम्पल देखें, द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली, बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे चला। यहां पर ये क्रिया है वॉक्ड, तो बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे चला, क्या चला, किसको चला, कर्म पहचानने के लिए हमने 2 शब्द अभी आपको ऊपर बताए, क्या या किसको का प्रश्न
मुख्य क्रिया में करें तो कर्म उत्तर में आएगा, और यदि कर्म उत्तर में नहीं आता है तो वह अकर्मक क्रिया इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो क्या चला या किसको चला, माने वाक्ड के आगे हमने क्या या किसको लगा दिया तो कोई शब्द उत्तर नहीं आया, तो वाक्ड क्रिया इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो यहाँ पर रैन ये वर्ब है, यहाँ बार्क्स वर्ब है, तीसरे वाक्य में स्लीप्स वर्ब है, चौथे वाक्य में वाक्ड वर्ब है। तो ये क्या है, ये सभी इंट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पर होंगी। रैन, बार्क्स, स्लीप्स, वाक्ड ये इंट्रांजिटिव वर्ब होंगी। अब विद्यार्थियों कुछ क्रियाएं होती हैं जो ट्रांजिटिव भी हो जाती हैं और इंट्रांजिटिव भी बन जाती हैं। माने वाक्य में प्रयोग के अनुसार कुछ क्रियाओं को ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली दोनों प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो देखें विद्यार्थियों, यहाँ पर एक टेबल दी गई है, तो देखें इस टेबल के अनुसार दो कॉलम है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल्स से हम समझेंगे। पहला वाक्य लिखा है द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन। यहाँ पर देखें ड्राइवर ने रेलगाड़ी को रोक दिया। अब ड्राइवर ने क्या किया, स्टॉप्ड, रोक दिया, ये क्रिया है, वर्ब है, ये क्रिया वर्ब है। और अब इसमें प्रश्न करें क्या, तो रेलगाड़ी को रोक दिया, ये रेलगाड़ी ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर यह स्टॉप्ड ट्रांजिटिव वर्ब होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट सहित है। अब इसी को दूसरे कॉलम में देखें द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली, रेलगाड़ी अचानक रुक गई, सडनली माने अचानक। अब यहाँ पर स्टॉप्ड क्रिया वर्ब है, तो स्टॉप्ड के आगे प्रश्न किया क्या, रेलगाड़ी रुक गई क्या, या कहें किसको, तो आगे का शब्द उत्तर में नहीं आता है, तो यहाँ पर स्टॉप्ड इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। अब दूसरे एग्जाम्पल में देखें द प्यून रैंग द बेल, चपरासी ने घंटी बजाई। रैंग क्रिया है, यहाँ बेल ऑब्जेक्ट है, तो क्या बजाई, घंटी ऑब्जेक्ट है, तो क्रिया का ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब रैंग होगी। यहाँ दूसरे वाक्य में देखें दूसरे कॉलम में द बेल रैंग, घंटी बजी, क्या, किसको, अगर हम लगाएं तो आगे कोई शब्द उत्तर में नहीं आता है, या यूँ कहें रैंग के आगे कोई शब्द नहीं है, इसलिए यहाँ पर यह रैंग इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। एग्जाम्पल 3 में देखें डू नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट मत खेलो, यहाँ पर प्ले क्रिया है, डू नॉट पहले लगाए, इंपरेटिव वाक्य होगा, प्ले क्रिया है, प्ले के आगे हमने लगाया क्या, तो यह नकारात्मक है इसलिए नहीं लगा दें, क्या नहीं खेलो, तो क्रिकेट उत्तर में आया, यह ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, इसलिए ये प्ले क्रिया यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब होगी। यहाँ देखें दूसरे कॉलम में डू नॉट प्ले नाउ, अब मत खेलो, अब खेलो क्रिया है प्ले, इसके आगे क्या लगाया, तो आगे का शब्द उत्तर में नहीं आता है, किसको लगाया, तो भी ये नाउ उत्तर में नहीं आता है, या यूँ कहें आगे का शब्द उत्तर में नहीं आता है, तो ये प्ले यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। एग्जाम्पल 4 में देखें ही ब्रोक द ग्लास, उसने ग्लास तोड़ दिया, उसने तोड़ दिया, ब्रोक तोड़ दिया, ब्रेक का सेकंड फॉर्म है, ब्रोक तोड़ दिया, इस ब्रोक के आगे लगाएं क्या, तो ग्लास ऑब्जेक्ट में आता है, यानी ये ग्लास ऑब्जेक्ट है, तो ये ब्रोक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब होगी। अब इसी को दूसरे कॉलम में देखें द ग्लास ब्रोक, ग्लास टूट गया, तो यहाँ ब्रोक क्रिया के आगे क्या लगाएं, ग्लास टूट गया, किसको, तो कोई शब्द उत्तर में नहीं आता, या यूँ कहें इस ब्रोक के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर ब्रोक इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो विद्यार्थियों हम देखें इस टेबल में कि पहले वाक्य में स्टॉप्ड यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ स्टॉप्ड इंट्रांजिटिव वर्ब है, पहले कॉलम में यहाँ रैंग ट्रांजिटिव वर्ब है, दूसरे कॉलम में रैंग इंट्रांजिटिव वर्ब है, तीसरे वाक्य में प्ले ट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ इंट्रांजिटिव वर्ब है, और यहाँ पर चौथे वाक्य में ब्रोक ट्रांजिटिव वर्ब है, और दूसरे कॉलम में ब्रोक
इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो विद्यार्थियों, हमने देखा कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली दोनों प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, आप लोगों को ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब की विशेषताएं अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होंगी। तो मित्रों एवं विद्यार्थियों, आपको यह वीडियो यदि पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।